बीएससी पार्ट सेकंड में अपने पिछले वीडियो के अंदर बैक्टीरिया की संरचना के बारे में अध्ययन किया था और मैंने ये भी बताया था कि बैक्टीरिया या जो जीवाणु है ये एक प्रोकार्योटिक सेल्स हैं और आज अपन ये स्टडी करेंगे कि यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक कोशिका में क्या अंतर है। तो अपन मुख्य अंतर करेंगे। अब प्रोकार्योटिक कोशिका है उसको अपन जीवाणु को आधार मानते हुए करेंगे कि भाई जीवाणु एक प्रोकार्योटिक कोशिका है और ये जो यूकार्योटिक कोशिका से किस तरह से डिफरेंट होती है। उससे पहले अपन को ये भी पता होना चाहिए कि सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है या सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो डायलेस्टर न्यूमोसिंथेट जो है न्यूमोसिंटेज ये है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है और कई बार पूछा जाता है कि सबसे बड़ा या लार्ज जीवाणु कौन सा है। तो उसका नाम है थायोकाइसा बोलुटेन। ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। तो ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया और लार्जेस्ट बैक्टीरिया के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन कई बार ये पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो उसके अंदर आपको नाम बताना है PPLO, ठीक है ना। यह है स्मॉलेस्ट सेल्स। तो इसमें कई बार कंफ्यूज नहीं करना। कई बार जैसे स्मॉलेस्ट कोशिका पूछी जाती है तो कई बच्चे लिख देते हैं कि डायलेस्टर न्यूमोसिंथेस, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो सबसे जो छोटी कोशिका है यह सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल्स है इसका नाम PPLO। इसका पूरा नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये आप इसको माइकोप्लाज्मा भी कह सकते हैं। तो माइकोप्लाज्मा या PPLO या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है ये सबसे छोटी कोशिका मानी गई है। और सबसे जो बड़ी जो सेल्स है उसका नाम है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है ना, या फिर ऑस्ट्रिच जिसको अपन शुतुरमुर्ग बोलते हैं। ये लार्जेस्ट सेल्स को रूप में माना गया है। सबसे जो बड़ी कोशिका है जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है सबसे जो बड़ी कोशिका माना गया है। तो कई बार क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है, सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है। ये चार क्वेश्चन हर बार एक दो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन स्टडी करेंगे कि प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक कोशिका में क्या अंतर है। तो अपन जो जीवाणु को अपन एक प्रोकार्योटिक कोशिका का उदाहरण माना गया है, ये एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। तो आप देखिए कि जो जीवाणु कोशिका है इसके बाद स्लिम लेयर या ये कैप्सूल पाई जाती है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए अपन यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये प्रोकार्योटिक सेल्स और इसके आगे की तरफ हम लिख देते हैं यूकार्योटिक सेल्स। यूकार्योटिक सेल। तो जैसे प्रोकार्योटिक सेल्स है इसके अंदर आप देखिए स्लिम लेयर या जो कैप्सूल है ये प्रेजेंट होता है। जैसे अपन जीवाणु कोशिका बना है इसको आधार मानते हुए करते हैं तो इसके अंदर सामान्यतः है ये कैप्सूल या जो स्लिम लेयर है ये पाई जाती है। लेकिन जो यूकार्योटिक जो सेल्स है इसके अंदर है ये कैप्सूल या स्लिम लेयर है वो एब्सेंट होती है, ये सामान्यतः एब्सेंट होती है। इसके बाद आप देखिए इसमें जो सेल वॉल पाई जाती है कैप्सूल के जो ठीक नीचे है ये
कोशिका व्यक्ति हैं, ये वाली जो है सेल वॉल है, जिसको यहाँ पर अपन लेबल कर रखा है। तो अपन ने उसमें स्टडी की थी कि इसमें जो सेल वॉल जो पाई जाती है, इसके अंदर पेप्टाइड और ग्लाइकन पाया जाता है। ये जो सेल वॉल जो है ये पेप्टाइड और ग्लाइकन से निर्मित होती है। पेप्टाइड और ग्लाइकन है, ये इसके अंदर पाया जाता है, ये इससे निर्मित होती है। लेकिन अगर अपन यूकार्योटिक कोशिका की बात करते हैं तो यदि मान लीजिए जंतु कोशिका है, उसके अंदर सेल वॉल अनुपस्थित होती है, और यदि मान लीजिए पादप कोशिका है तो पादप कोशिका अगर है तो उसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन उसके अंदर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। उसके अंदर क्या होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद आप देखिए कि इसके अंदर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो प्रोकार्योटिक जो सेल्स हैं, इसमें जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट एंड स्टीरोल ये सामान्यतः एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और स्टीरोल है, इसके अंदर ये एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो यूकार्योटिक सेल्स हैं, इसके अंदर ये दोनों ही पाए जाते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक। चौथा जैसे बिंदु आता है, ये अपन पढ़ा था, जैसे यहाँ पर लेबलिंग कर रखा था, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंतर्वलन से रचना बनती है, जिसको अपन मीजोसोम कहते हैं। इसको कहते हैं ये मीजोसोम। तो जो प्रोकार्योटिक जो सेल्स होती हैं, इसके अंदर क्या होता है कि ये मीजोसोम है वो पाए जाते हैं। मीजोसोम ये प्रेजेंट होते हैं, प्रोकार्योटिक कोशिका में मीजोसोम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यूकार्योटिक जो सेल्स है, इसके अंदर जो है वो मीजोसोम है वो सामान्यतः एब्सेंट होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए मीजोसोम जो प्रोकार्योटिक कोशिका में जीवाणु में क्या कार्य करता है कि जब जीवाणु कोशिका है डिवाइड करती हैं या विभाजन करती हैं, तो दो जीवाणु के बीच में जो ये सेप्टम जो बनता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था पिछली बार, जैसे जीवाणु कोशिका है, ये दो जीवाणु कोशिका है, ये विभाजित हो रही है, तो विभाजित होने में जो ये बीच में जो सेप्टम बनता है, और ये सेप्टम बनने के फलस्वरूप ये दो जीवाणु कोशिका में विभक्त हो जाती है। तो दो जीवाणु कोशिका के बीच में सेप्टम बनाने का कार्य ये करते हैं। अगला जो बिंदु आता है न्यूक्लियस का आता है, पांचवा न्यूक्लियस। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जो प्रोकार्योटिक जो कोशिका है, इसके अंदर न्यूक्लियोइड पाया जाता है, जबकि यूकार्योटिक जो कोशिका है, इसके अंदर है ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस। अब दोनों में क्या फर्क है कि सामान्य में पिछले जो जीवाणु संरचना बताया था कि न्यूक्लियोइड क्या आता है कि सामान्यतः जो केंद्रक है या न्यूक्लियस है वो चार रचना से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर सबसे बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्मा पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, और गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। चार रचना अगर पाई जाती है तो उसको अपन ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये जो चारों रचना है वो इस यूकार्योटिक कोशिका में पाई जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर है जो ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। जबकि प्रोकार्योटिक कोशिका के अंदर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियोप्लाज्मा एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, या तो गुणसूत्र सिंगल पाए जाएंगे, सर्कुलर रूप में पाया जाता है, या केवल डीएनए या फिर आरएनए पाए जाते हैं। तो ये डीएनए, आरएनए या गुणसूत्र केवल पाए जाते हैं, यानी कि तीन रचना अनुपस्थित होती है। तो ऐसी जो रचना होती है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, या फिर इसको जीनोफोर भी कहते हैं, जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोलस कहा जाता है। अब आते हैं राइबोसोम पे। तो यहाँ पर अपन ने ये लेबल किया था मैंने, राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। तो ये जो राइबोसोम है, जो प्रोकार्योटिक कोशिका पाए जाते हैं, वो 70S आकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकार्योटिक में 70S आकार के
राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकार्योटिक कोशिका है उसमें जो है 80S आकार के राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण करने में सहायक होते हैं। अब रही बात कोशिका विभाजन की, इसमें जो माइटोसिस जो है वो प्रोकार्योटिक कोशिका में जो माइटोसिस है वो सामान्यतः अनुपस्थित होती है, लेकिन यूकार्योटिक जो सेल्स होते हैं इसमें जो समसूत्री विभाजन है या माइटोसिस है वो पाया जाता है। अब मियोसिस की बात करते हैं या सेक्स और रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो मियोसिस है प्रोकार्योटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, या अपन यो कह सकते हैं कि इसमें जो सेक्स और रिप्रोडक्शन है वो ये जो प्लाज्मिड है या गुणसूत्र के स्थानांतरण के द्वारा होता है। जैसे जीवाणु, दो जीवाणु कोशिका आपस में संपर्क में आती है और ये जो प्लाज्मिड है वो प्लाज्मिड है एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित हो जाती है, यानी कि मियोसिस एब्सेंट होता है और प्लाज्मिड है वो एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित हो जाती है। लेकिन यूकार्योटिक जो सेल्स है इसके अंदर मियोसिस पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर गैमेट का निर्माण होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का निर्माण होता है, और इसमें जो सेक्स रिप्रोडक्शन है वो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से होता है। ये जो मुख्य रूप से इसमें जो अंतर है जो इसके अंदर पाया जाता है। अब रही बात एक फ्लैजिला और देख लीजिए, ये जो फ्लैजिला जो पाए जाते हैं जीवाणु कोशिका में या प्रोकार्योटिक कोशिका में, ये सारे होलो होते हैं, खोखले होते हैं। जीवाणु कोशिका या प्रोकार्योटिक में जो फ्लैजिला पाए जाते हैं वो खोखले होते हैं, और यूकार्योटिक जो सेल्स इसमें जो फ्लैजिला है या कसाव जो पाए जाते हैं वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य रूप से अंतर है। और एक अंतर अपन और भी कर सकते हैं, उसमें यह है कि जो प्रोकार्योटिक जो सेल्स है इसमें जो मुख्य रूप से जो अंगक जो पाए जाते हैं, ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, सेंट्रोसोम है। ये जो मुख्य जो ऑर्गेनल्स होते हैं कोशिका के वो प्रोकार्योटिक कोशिका में एब्सेंट होते हैं, और यूकार्योटिक कोशिका है ये सभी जो ऑर्गेनल्स हैं जैसे मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे हैं यूकार्योटिक कोशिका में पाए जाते हैं। तो ये जो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक कोशिका में मुख्य अंतर पाया जाता है। थैंक यू।